बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बसंतगढ़ की खबर, जहां पर कल से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि इब्तदाई खबरें कल ये चली कि यहाँ फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ, गोलियां भी चली, लेकिन बिलाखिर यहाँ इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और अभी तक भी खबर यही आ रही है कि इस बसंतगढ़ इलाके के अंदर हर तरफ से पुलिस, सीआरपीएफ फौज की जानिब से टुकड़ियां लगा दी गई हैं और तमाम एग्जिट पॉइंट्स जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। और पुलिस का दावा है कि जो मिलिटेंट्स है वो फौज के हसार में ही हैं और इस वजह से उन्हें इस ग्रुप को, मिलिटेंटों के एक ग्रुप को तलाश किया जा रहा है, ये खबर आ रही है। और इस हवाले से डीआईजी ने आज जब बात भी की है मीडिया के नुमाइंदों के साथ और उन्होंने इस ज़मन में क्या कुछ कहा, पहले हम वो आप तक पहुंचाएंगे। और अभी सुरथार इलाके के अंदर क्या है, क्योंकि जब से ये मीडिया बाइट जो है पुलिस की जानब से दी गई है, उसके बाद क्या सूरत हाल बदली है, उस निस्बत से अमित कुमार के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें अपडेट करेंगे। लेकिन डीआईजी साहब क्या कुछ इस एनकाउंटर के हवाले से या इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से बता रहे हैं, पहले आपकी नजर करते हैं। कल यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन लॉन्च किया, जॉइंट पार्टीज का ऑपरेशन था और उसके बाद इसमें कठुआ वाली साइड से भी जो पार्टीज़ हैं वो एक्टिवेट की गई। और क्योंकि ये रिज लाइन जो है कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर पे पड़ती है, तो यहाँ पे हर तरफ से हमने जो है अपनी पार्टीज़ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे तैनात कर दी है। और इसके अलावा जो ये जनरल एरिया खनेड़ का है, इसको हमने कॉर्डन में लिया हुआ है। और यहाँ पर बीच में हमारे पास इस वक्त जो खबर है कि टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है वो हमारे कॉर्डन के बीच में फंसा हुआ है। और मौसम और फॉग इसको देखते हुए प्लस टेरेन और जो डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट है उनको देखते हुए हमारा काफ़ी डेलिब्रेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। चलिए, पुलिस का कहना है कि यहाँ पर फॉग और उसके साथ साथ घने जंगलात को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है और मिलिटेंटों की जो तलाश है वो लगातार जारी है और हर तरफ से फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया है। और घने जंगल, मौसम और धुंध यानी फॉग के बावजूद यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। हम अमित कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस वक्त का अपडेट बताएंगे। अमित, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इस खबर के हवाले से, क्योंकि कल दिन से ही ये ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, लेकिन अभी तक भी मिलिटेंट्स को या उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए या हिरासत में लेने के हवाले से कोई अभी तक खबर नहीं है। अलबत्ता पुलिस का ये दावा है कि उन्हें हिसार में ही रखा गया है, घेरे में ही रखा गया है। जी बिल्कुल साहब का आपने सुना कि उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है, क्योंकि यदि हम इसकी आपको टोपोग्राफी बताएं कि ये जो इलाका है पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, जिस वजह से इस सर्च ऑपरेशन के दौरान उन आतंकियों के साथ मुठभेड़ होने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। कल सुबह जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद देर दोपहर को ये आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। फिलहाल उस इलाके की घेराबंदी की जा चुकी है और जैसे ही इन घने जंगलों के बीच उनके साथ ताल्लुकात होगा तो उसके बाद इनकाउंटर जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह की घेराबंदी इस इलाके को की गई है, अब उन आतंकियों का बच पाना लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ से यदि जम्मू शहर की बात करें तो बीते दिन से जम्मू शहर के शहरी इलाकों में भी गश्त को बढ़ा दिया गया है, जो नाकाबंदी है उसे बढ़ा दिया गया है कि यदि कहीं से कोई और आतंकी गतिविधि या वहां से आतंकी कुछ और हरकत करते तो उसके लिए भी हमारे जो जवान है वो तैयार है, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है और 15 अगस्त को लेकर कोई भी गलत जो नापाक साजिश जो वो इस तरह के आतंकी कर सकते हैं। जी ला, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी देने के लिए। अमित कुमार अपडेट कर रहे थे कि अब सिर्फ उधमपुर ही नहीं बल्कि जम्मू के आसपास के इलाकों के अंदर भी गश्त बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप, जो कि डीआईजी पुलिस ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इस इलाके के अंदर है, हालांकि घने जंगलात है और उसमें ऑपरेशन को कंक्लूड करने में थोड़ा सा दिक्कत तो ज़रूर लगता है। लेकिन इससे पहले डोडा के अंदर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, लेकिन वहाँ से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए थे। लेकिन अब यहाँ क्या सूरत हाल रहती है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चलिए, बात सियासत की करते हैं और सियासत में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वो बयान जो उन्होंने दफ़ा 370 को लेकर दिया है। दरअसल एक कौमी रोजनामे इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक खुसूसी बातचीत में साबिका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट का कोई भी फैसला कोई खुदाई फैसला नहीं है कि जिससे बदला ना जा सके।
उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में दूसरी हुकूमत आ सकती है जो 370 के फैसले को रिविजिट कर सकती है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। और ऐसा ही अदलिया की जजमेंट्स के साथ भी हो सकता है, यानी रिविजिट करने का जो ऑप्शन है वो उमर अब्दुल्ला के बकौल अभी भी मौजूद है, चाहे जुडिशरी की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें। और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का इल्म है और हमें इस बात की वाकफियत है कि हुकूमत यानी मौजूदा हुकूमत में 370 को लेकर कुछ नहीं होगा, यानी इससे रोल बैक नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता अगर स्टेटहुड दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है बदली जा सकती है, ये उमर अब्दुल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने इंटरव्यू में कहा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं इस हक में नहीं हूं कि जहां मुझे अपने पियान की तकर्री के लिए एलजी से पूछना पड़े। उमर अब्दुल्ला का यह भी कहना था कि मैं एलजी के दफ्तर के बाहर बाहर रहने के लिए तैयार नहीं हूं कि जनाब मेरी फाइल पर दस्तखत किए जाएं। उन्होंने कहा कि सेपरेटिस्ट के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार कहती है कि शांति लाई गई है, सूरत हाल बदली है, हालात बेहतर हो गए हैं, पुरअमन हालात हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो अगर हम आज की डेट में फेसबुक पे किसी बात को लेकर लाइक भी करें तो उस पर भी पुलिस दस्तक देती है दरवाजे पर। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट पर भी पाबंदी आयद है और उन्हें भी जो है इस हवाले से तंग तलब किया जा रहा है। उन्होंने एक सवालिया अंदाज में इंटरव्यूअर से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो मीरवाइज उमर फारूक है उन्होंने कब आखिरी पॉलिटिकल स्पीच दी है। उनका कहना है, यानी उनका कहने का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और इस हवाले से सब खामोश है, और खामोशी का मतलब कतन भी नहीं है कि यहाँ पर हालात पुरअमन है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। लेकिन इधर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बात कही थी, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछा गया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कल लेजिस्लेशन बनता है, जो लेजिस्लेचर्स है, जो जहाँ की असेंबली है यूटी में ही सही, अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसके बाद ये मांग रखते हैं कि जम्मू कश्मीर को 370 वापस दिया जाए, तो उस पर आप किस नज़र से देखते हैं, उस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं। तो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यह जवाब था कि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने दफ़ा 370 को लेकर कोई उसकी वापसी को लेकर कोई फैसला नहीं दिया बल्कि उसकी एब्रोगेशन को जायज़ ठहराया, तो उसके बाद लेजिस्लेशन की यानी जम्मू कश्मीर असेंबली की फिर के जो इख्तियारात है वो नहीं रहते। ये एलजी मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था। लेकिन उसी को लेकर अब मोहम्मद मुजफ्फर शाह जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर है, उनका भी इसमें स्टेटमेंट आया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मुखातिब होते हुए कहा कि मनोज सिन्हा साहब, अगर आपको इंतखाब लड़ने का शौक ही है तो आप इंतखाब ही लड़े जम्मू कश्मीर से। उन्होंने कहा कि अभी इंतखाबात का ऐलान भी नहीं हुआ लेकिन एलजी इंतज़ामिया थर थर कांप रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम असेंबली में दर्ज रियासत की मांग करेंगे या 370 की मांग करेंगे या उस निस्बत से रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो ये क्या गुनाह है और इसमें तिलमिलाना क्यों है, इसमें चिड़चिड़ाना क्यों है, ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा है। इतना ही अगर आपको शौक है तो आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं और असेंबली में आते हैं। अब आप लेजिस्लेटर को यहां बोलेंगे कि उनको कंडक्ट अपनी बिजनेस किस तरह करनी है असेंबली में, यह कौन सी बात हुई। हमें वहां पे रेजोल्यूशन कोई पास करना हो उसमें आपका क्या लेना देना, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पहले तो आप मुझे यह बताइए, अभी इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ है और थर 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 सब कांप रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है पब्लिक क्या करने जा रही है। पार्लियामेंट में भी आपने देख लिया और उससे दुगना आप नजारा असेंबली के इलेक्शंस में करेंगे। यह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, आप ब्रिटिश रेजिडेंट हैं यहां के। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो मनाया बोल दिया, खिलवाड़ कर रहे हैं आप सब या संविधान का। हमको कल को वहां रेजोल्यूशन पास करना हो, हमारा इख्तियार है पास करना।
हम आपसे मांगेंगे कि आपने हमको वायदा किया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। किया आपने? नहीं किया। तो हम अगर कल रेजोल्यूशन वहां पे पास करते हैं कि स्टेटहुड दिया जाए, वो क्या आर वी गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री? एंड आई एम सॉरी सर, you as lieutenant governor don't have such authority to say such words. हमें उम्मीद है कि ऐसा आप आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे जो आपका पोजीशन है इस वक्त। इधर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने आज श्रीनगर के अंदर मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया और ख़ासतौर पर उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात हमारे मुल्क के लिए एक आईना है, एक सबक हमें सीख लेना चाहिए। ये महबूब मुफ्ती कहती है। महबूब मुफ्ती ये भी फरमाती है कि जब जवानों को दीवार के साथ फेंका जाए तो फिर यही होता है जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है। महबूब मुफ्ती ये भी कहती है कि बांग्लादेश से ये सीखना चाहिए हमें कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है। क्या महबूब मुफ्ती तानाशाही से मुराद जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है मुल्क के अंदर वही बता रही थी? उन्होंने कहा कि अवाम मुखालिफ कवानीन लाने के बाद लोगों का पैमाना सब्र से लबरेज हो जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सख्तियाँ और पाबंदियाँ भी बढ़ा दी गई है और किसी भी तरह अवाम के हक़ में ये सारे फैसले नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बेरोज़गारी जब बढ़ती है और उसके साथ साथ बेकारी जब बढ़ती है तो उसके बाद जो नौजवान, चूँकि हमारे मुल्क के अंदर 60% नौजवानों का ये मुल्क है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें मुमकिन हैं जब उन्हें आप दीवारों के साथ फेंकेंगे और उनके मामलात, उनके मसाइल नहीं समझेंगे, रोज़गार को लेकर काम नहीं करेंगे और उनके जो मकासद है उनको नज़र में नहीं रखेंगे तो फिर ऐसा ही होता है। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई, ऊपर से दबाव। कांग्रेस की भी मीटिंग होने जा रही है और ये दिल्ली के अंदर मीटिंग होगी, और इसमें कांग्रेस की हाई कमांड जो लीडरशिप है वो भी इस पर शिरकत करेगी। क्या कुछ होगा इस मीटिंग का एजेंडा पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में आप तक, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं।
और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ग्राउंड रिपोर्ट में आपका दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो जम्मू कश्मीर का काडर है, खासतौर पर जो टॉप लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, वो कल दिल्ली रवाना हो रही है और दिल्ली के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस की जो हाई कमांड है उनकी जानब से एक मीटिंग तलब की गई है, जिसमें मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उस निस्बत से बातचीत होगी कि कौन से लीडर को लाना है, कैसे पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर मुतहरिक करना है, मजबूत करना है, इस निस्बत से यहाँ बातचीत होगी। और साथ ही साथ ज़राए के हवाले से एक खबर मिल रही है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या दो में से एक के साथ इतिहाद कैसे किया जाए और कहाँ कहाँ पर जो कांग्रेस क़यादत है वो अपनी सीटें मांग सकती है, अपने उम्मीदवारों का कहीं ना कहीं वो यहाँ पर डिमांड जो है रख सकती है, उस निस्बत से यहाँ पर बात होगी। और इसीलिए राहुल गांधी की जानब से कल ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें कुछ अहम फैसले भी मुतवक्का है। हालांकि जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इस निस्बत से ज़्यादातर बात होगी और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सीटें हासिल करे और भारतीय जनता पार्टी को कैसे जम्मू कश्मीर से इलाहिदा किया जाए, यहाँ बनने वाली सरकार से इलाहिदा किया जाए, उस हवाले से कल की इस मीटिंग में जो एजेंडा है उसे तय किया गया है। ये तो कांग्रेस की मीटिंग थी, लेकिन कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफद भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। हालांकि ये वफ्द 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगा। पहले कल ही 10 बजे ये वफ्द जो है इलेक्शन कमीशन का वो श्रीनगर के एयरपोर्ट पहुंचेगा। 11:15 पर मीटिंग होगी इस कमीशन की, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान के साथ या नुमाइंदों के साथ ये मीटिंग होगी और ये श्रीनगर के अंदर होगी। 2 बजे कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले डीसीज़ और एसएसपी या एसपीज़ के साथ होगी। शाम 7 बजे जो मीटिंग होगी वो सीईओ, एसपीएनओ और सीपीएमएफ नोडल ऑफिसर्स के साथ भी होगी। और इसी तरह से फिर अगले दिन सुबह 9 बजे जो चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ मीटिंग होगी। फिर 11:40 पर यह वफ्द जम्मू जाएगा और वहाँ पर मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और 1 बजे मीटिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ होगी। फिर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2:30 बजे के बाद ये 4:40 पर यह वफ्द जो है दिल्ली की तरफ रवाना होगा। और इस तरह से डे आफ्टर टुमारो यानी परसों की जो मीटिंग है वो काफ़ी अहमियत की हामिल होने वाली है, क्योंकि उसमें ये देखना होगा कि इंतखाबात को लेकर जो ये आला सतही
वफ्द जो है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी होंगे, वो क्या कुछ टेक लेता है जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर और उन्हें किस तरह का जो रिस्पॉन्स है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है और किस तरह का जो फीडबैक है सूरत हाल को लेकर वो मिलता है, क्योंकि उसी पर अगला जो कदम होगा वो इलेक्शन कमीशन का होगा। तो इस तरह से ये 2 दिन जम्मू कश्मीर के लिए सियासी एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इंतखाबात के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं और बिलाकर वो घड़ी आ ही गई है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफ्द जम्मू कश्मीर के लिए आया है और सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अब इंतखाबात के ऐलान जो है उसका इंतज़ार है। चलिए बात डोडा की भी करते हैं, क्योंकि डोडा के अंदर आज जो है डॉक्टर साहिबान ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इन डॉक्टर साहिबान का कहना है कि यहाँ महकमा सेहत के अमले ने चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO डॉक्टर ओम कुमार के साथ मुबैना पुलिस बदसलूकी की और हिरासत के खिलाफ एहतजाजन काम छोड़ हड़ताल किया। मुलाजमीन ने CMO दफ्तर के बाहर जमा होकर पुलिस के खिलाफ नाराबाजी की और इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने डॉक्टर ओम कुमार के साथ बदसलूकी की है और उन्हें 2 घंटे तक थाने में रखा है। एहतजाज के बाइस यहाँ तमाम तबी मराकज़ में काम बंद हो गया था, जिससे सेहत की खिदमात मुतासर हुई। मुजाहिरीन ने दावा किया कि SHO की हिदायत पर CMO की गाड़ी रोकी गई और उन्हें अस्पताल जाने से रोका गया। मुलाजमीन ने SHO से तहरीरी माफ़ी का मुतालबा किया और कहा कि अगर माफ़ी न मिली तो ज़िला और UT स्तर पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बिलाखिर इंतज़ामिया की मुदाखलत के बाद फिर इस हेल्थ अमले ने अपना एहतजाज ख़त्म किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा जब अपनी घर से ड्यूटी के लिए आ रहे थे तो खान प्लाजा के पास अक्सर ये वाला रूट जाम होता है, ऊपर वाला रूट जाम होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं वहां से बीच में आ जाते हैं। तो CMO सर ने भी वो रूट पकड़ने की कोशिश की, जबकि ऑलरेडी वहां से 3-4 गाड़ियां उनके सामने गुजर गई, तो वो भी साइड पे लग के तो वहां से गुजरने की कोशिश करी। तो वहां जो खड़ा पुलिस वाला था तो उन्होंने उनको रोका, डिटेन किया वहां पे। सर ने बोला कि भाई बाकी गाड़ियां जा रही हैं तो मेरी गाड़ी को भी निकलने दो। तो उधर उसने पुलिस वाले ने उनको डिटेन किया, भाई मैं आपकी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। CMO साहब को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया, तो इसने बोला भाई बता तेरा SHO कहाँ है, क्या है। तो फिर कुछ बंदे आए तो उन्होंने सर की गाड़ी लेके थाने में पहुंचा दी, सर के समेत। तो 2 घंटे लगभग वहां इनको डिटेन किया गया और काफी हैरासमेंट की गई और बदतमीजी करी गई वहां पे। तो 2 घंटे बाद उनको लगभग 11:15, ये 9:30 की बात है, 11:15 बजे उनको वहां से छोड़ा गया। दैट्स वाई जब तक SHO साहब यहाँ पे नहीं आते हैं, माफी नहीं मांगते हमारे ऑफिसर के साथ, तब तक जनाब हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। और ये स्ट्राइक शायद थ्रू आउट डोडा डिस्ट्रिक्ट कॉल दे दी है, लेकिन अगर ये इन टाइम आ जाते हैं। उधर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा माल और पुलिस की जानिब से लिद्रू पहलगाम के अंदर एक मुश्तरका कार्रवाई की गई है, जिसमें यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ढांचों को मुनहदिम कर दिया गया है। इन ढांचों को यहाँ पर मुनहदिम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ आवाम ने इंहिदामी टीम से मुखातिब होते हुए ये भी सवाल उठाए कि आपको जब वक्त पर हमने मुतल्ला किया था, इत्तला दी थी कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ढांचे बनाए जा रहे हैं, इब्तदाई मरहले पर थे, तो फिर उस वक्त आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि हर कोई जानता है कि ये कार्रवाइयाँ बादस वक्त क्यों होती है। और यहाँ पर भी लोगों ने यही सवालात उठाए कि जनाब जब आपको मुतल्ला किया था तो फिर उस वक्त आपने ये कार्रवाई क्यों नहीं की। अब जब इस पर कसी रकम खर्च की गई है इन ढांचों को तामीर करने में, तो फिर उन लोगों का भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान है, क्योंकि सरकार को मैन एंड मशीनरी फिर इन ढांचों को मुनहदिम करने में लगानी पड़ती है। तो इस वजह से मकामी लोग इस चीज़ को लेकर खफा थे, लेकिन इस चीज़ को लेकर मुतमईन थे कि देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद कि बिलाखिर यहाँ ये कार्रवाई हो ही गई है। इस एनर्जी से आज है क्योंकि यहाँ पे हुई, इसमें मेनली रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म और R&D के जो मुलाजमीन थे उन्होंने शिरकत की। आइडिया ये है कि अगर कोई गाइडलाइन बनती है या कोई रूल बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनती है, ये हमेशा तो नाज़रीन ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।